क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन कौन सा है? क्या वो लिवर है? क्या वो स्प्लीन है? गलत। सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम गट भी कहते हैं। इसका जो एरिया है वो 100 से 130 स्क्वायर फीट का है, यानी एक छोटा सा 1 रूम किचन का फ्लैट। और जब ये गट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नॉटी हो जाए या प्रॉब्लम क्रिएट करे, तब ऑटो इम्यून डिजीजेस जनरेट होती है। हेलो, आई एम डॉक्टर शबाना और आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में और इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेशन का क्या कनेक्शन है, ये हम जानेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटो यानी सेल्फ और इम्यून मतलब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बॉडी की वो क्षमता होती है कि जब भी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई कीटाणु का इन्वेजन होता है तो हमारी इम्यूनिटी उसे मार भगाती है और इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। लेकिन जब ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए ताकि वो खुद के ही टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, तब हमें उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। जब भी आप ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में सोचो तो अपने बिल्डिंग के चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचो। सिक्योरिटी गार्ड का ये काम होता है कि वो आपकी बिल्डिंग की रक्षा करे और कोई भी इंट्रूडर, रॉबर या कोई भी जो आपकी सोसाइटी में डैमेज करता है या अनऑथराइज्ड एंट्री को प्रिवेंट करे। लेकिन जब यही चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड उसी चोर के साथ मिल जाए और हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना चालू करे, उस पर शीशे फेंके या उसे गंदा करे या उसमें चोरी कराए, तो ऑब्वियसली वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसा हो गया। उसी तरह से हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के चौकीदार होते हैं। ये सेल्स का काम होता है कि हमारे बॉडी यानी शरीर की सुरक्षा करना। उसमें बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स, इस तरह के सेल्स होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन हो तो ये सेल्स या ये चौकीदार उस सेल से लड़ाई करते हैं और उससे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये इम्यून रिस्पॉन्स इनका बहुत दिनों तक चलता है और ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तब उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो कीटाणु से लड़ रहे हैं या बॉडी के टिश्यू से लड़ रहे हैं, और इस तरह से ये हमारे शरीर के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन से टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है? बेसिकली शरीर का कोई भी हिस्सा ऑटो इम्यून डिजीज़ से अफेक्ट हो सकता है। अगर आँख अफेक्ट होगी तो केराटाइटिस या कंजंक्टिवाइटिस होगा, ब्रेन अफेक्ट हुआ तो एनकेफेलाइटिस होगा, हार्ट अफेक्ट हुआ तो मायोकार्डाइटिस होगा। सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, तो वो आर्थराइटिस हुआ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह सकते हैं। स्पाइन अगर अफेक्ट हुआ तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा। किडनी अगर अफेक्ट हो गई तो नेफ्राइटिस होगा। इस तरह से शरीर का कोई भी हिस्सा अफेक्ट हो सकता है और ये इम्यून सेल्स उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती क्यों है, मतलब क्यों शरीर का सेल शरीर को ही डिस्ट्रॉय करेगा? ठीक उसी चौकीदार की तरह, मे बी वो चौकीदार ईमानदार था लेकिन शायद से उसे कोई स्ट्रेस हो गया, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, जिससे वो अपने दुश्मन से जाके मिल गया और उसने चोरी की। ठीक उसी तरह बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये ट्रिगर्स जो न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, और ये हार्मोन्स जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें से कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि साइटोकिन्स वगैरह, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। अभी आपको लगेगा कि तो क्या सबके सेल्स इस तरह से हो जाते हैं, सबके सेल्स अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली 2 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है वो है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर और दूसरा होता है वो है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स ये होते हैं जैसे कि इंसान का एज, उसका जेनेटिक्स और उसका जेंडर, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें नहीं बदल सकते, हम हमारा जेंडर नहीं बदल सकते। अगर हमारे को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर ये चीज़ फैमिली में रन करती है तो शायद से हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन
कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो ये डिज़ीज़ डेवलप होने का रिस्क कम हो सकता है। उसमें जो इंसान का डाइट है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेस है, स्मोकिंग वगैरह है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। एक चीज़ ये होती है कि जो लीकी गट होता है वो भी इम्प्लिकेटेड है ऑटो इम्यून डिजीज़ में। लीकी गट ये होता है जो हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, मतलब जो दो सेल्स के बीच में गैप होता है, ये गैप के थ्रू जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या जो केमिकल्स होते हैं ये लीक होते रहते हैं और ये केमिकल्स फिर बॉडी के टिश्यूज़ को हार्म करते हैं। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ये इंटेस्टाइन्स को रेस्ट करता है, ये इंटेस्टाइन्स को हील करने में मदद करता है और इसकी वजह से जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है उसकी सिवियरिटी या उसके सिम्टम्स थोड़े बहुत कंट्रोल हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ को ट्रिगर कर सकता है या उसकी सिवियरिटी बढ़ा सकता है, इसी वजह से योगा, मेडिटेशन और जो ऑल्टरनेट साइंसेस ऑफ हीलिंग है ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इन ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि हम ऑटोइम्यून डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते हैं, हम इन सिम्टम्स को इस हद तक कंट्रोल कर सकें ताकि एक इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है कि कोविड के समय में उस वायरस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इतनी तरह से मॉडिफाई हो गया कि कुछ लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ पाई गई हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, मायोकार्डाइटिस, एन्केफेलाइटिस वगैरह। क्या आप जानते हैं कि जायंट सेल मायोकार्डाइटिस सबसे सिवियर किस्म का ऑटो इम्यून डिजीज़ है? इसका 1 ईयर मोर्टालिटी 70% है और ज़्यादा करके इसके पेशेंट्स हार्ट फेलियर से मरते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स कुछ कॉमन टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें खून की कमी हो सकती है या WBC काउंट होता है वो बढ़ा हुआ हो सकता है, ESR बढ़ा हुआ रहेगा और CRP बढ़ा हुआ रहेगा। अगर कोई ये डिज़ीज़ है, अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू को अफेक्ट करती है तो उस टिश्यू के अगेंस्ट खून में एंटीबॉडीज़ पाए जा सकते हैं, जैसे कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़, रूमेटॉइड फैक्टर वगैरह। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो उस डिज़ीज़ को डिटेक्ट करेंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा पाया गया है कि प्रेगनेंसी में कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एग्रीवेट हो सकते हैं। उसमें डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होता है। प्रेगनेंसी की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं या प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेशन भी होता है। अगर किसी को पहले से ही डिप्रेशन है तो ये सारे सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं। स्वीडन में एक स्टडी की गई और इस स्टडी में ये पाया गया कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है और प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेशन है, इसका इंसिडेंस और कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। ये एक बाइडायरेक्शनल रिस्क था, यानी 30% लोगों में ये पाया गया। उन्होंने इस स्टडी में लगभग 55,000 पेशेंट्स को स्टडी किया और ये स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स चली है। उन्होंने पाया है कि कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और इन सब तरह की डिजीज़ में ये कोरिलेशन ज़्यादा पाया गया है। बाइडायरेक्शनल कनेक्शन ये होता है कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसे डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।